तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्पेशली शॉर्ट मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। बेसिकली हम 3 क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। रबी सीजन, सेकंड खरीफ, और थर्ड जैद। इन 3 के बारे में हम पढ़ते हैं। इन 3 क्रॉपिंग सीजन में हम एंटायर ईयर को कवर करते हैं, एक साल में। यानी कि एक साल में हम 3 फसलें ले सकते हैं। जहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जमीन उपजाऊ है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, उस रीजन में हम एक साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रबी सीजन के बारे में। अगर बात करें टाइम रबी सीजन का, तो रबी सीजन में जितनी भी फसलें आएंगी, जितनी भी क्रॉप्स आएंगे, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड। तो इसमें अगर इसका टाइम स्टार्ट होता है अक्टूबर टू दिसंबर, ये है सोइंग सीजन। यानी कि इस टाइम में इन फसलों को लगाया जाता है, उगाया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर। भाई किसी स्टेट में अक्टूबर में, किसी स्टेट में नवंबर में, दिसंबर में। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग सीजन, तो हार्वेस्टिंग सीजन है इसका मार्च टू जून। ठीक है, तो ये इसका सोइंग सीजन है, अक्टूबर टू दिसंबर। और मार्च टू जून क्या है? ये इसका हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का टाइम है। अगर हम बात करें भाई इन्वायरमेंट इसको किस तरीके का चाहिए, अगर सोइंग सीजन की बात करें तो सोइंग सीजन में इसको चाहिए विंटर सीजन, यानी कि सर्दियां, विंटर सीजन। अगर कटाई की बात करें तो कटाई के टाइम पे इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन। क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन। यानी कि सर्दियों के टाइम में ये फसलें लगाई जाती हैं। और ब्राइट सनशाइन, आप देखो मार्च के बाद, फरवरी के बाद हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट और सेंट्रल इंडिया में गर्मी बढ़ने लग जाती है, ब्राइट सनशाइन का टाइम पीरियड आता है, तो कटाई के टाइम पे इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन। अगर हम इसमें क्रॉप्स की बात करें तो इसमें सबसे मेन है वीट, गेहूं। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सबसे ज्यादा कौन सी सीरियल क्रॉप, कौन सी फूडर क्रॉप को यूज करते हैं? वीट, पीज, मटर। ठीक है, मटर एक्सेट्रा, ये सब किस सीजन में आ जाएंगी? ये सब रबी सीजन में आ जाएंगी। किस सीजन में आ जाएंगी? रबी सीजन में ये आ जाएंगे। क्लियर है? रबी सीजन। तो अक्टूबर टू दिसंबर इसका सोइंग सीजन और मार्च टू जून इसका हार्वेस्टिंग सीजन आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ, इसके टाइम पीरियड की बात करें हम तो इसका जो उगाने का टाइम है, इन फसलों का उगाने का टाइम है, वो होता है जब हमारे देश में मानसून स्टार्ट होती है। कब? जब हमारे देश में मानसून स्टार्ट होती है, और वी कैन से जून जुलाई, ठीक है। जब मानसून 1 जून तकरीबन 1 जून से मानसून इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है। और मानसून से बारिश होती है। बारिश किसके लिए काम आएगी? इरिगेशन के लिए काम आएगी। और लगभग 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाती है। उसी टाइम पे ये खरीफ क्रॉप का उगाने का टाइम होता है। अगर हम बात करें इसका हार्वेस्टिंग सीजन, तो हार्वेस्टिंग सीजन है इसका सितंबर अक्टूबर, ये इसका क्या होगा? हार्वेस्टिंग सीजन होगा। अगर इसमें हम बात करें क्रॉप्स की, तो पैडी, मेज, मक्का, बाजरा, जवार, जूट, कॉटन, ग्राउंडनट, मूंगफली, एक्सेट्रा, ये सब किस सीजन में आएंगे? ये सब खरीफ सीजन में आएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब भाई ये कोई आपको देखो, सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछती है, एचबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है। इनमें से आपको, अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो वीट, बार्ले, जौ, पीज, ग्राम, चना, एक्सेट्रा, ये सब हैं रबी सीजन में। किस में आएंगे ये? रबी सीजन में। ये इसमें हम उड़द, ये जो पल्सीज है वो पल्सीज में उड़द आता है, ये सब इसमें आ जाएंगे। किस क्रॉप्स में आ जाएंगे? ये सब खरीफ क्रॉप्स में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है? अब भी आपको मान ले आपको दे दिया जवार, आपको ये बताना है कि भाई ये किस क्रॉपिंग पैटर्न में आता है, तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर? खरीफ। क्या आंसर होगा आपका? खरीफ। अगर आपसे पूछ लिया जाए पीज, मटर, ये किस क्रॉपिंग सीजन में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? रबी। ठीक है। आपकी जो सीबीएसई की जो बुक है उसमें क्लियर कट एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उनको आपने याद रखना। और दूसरा भाई, तकरीबन बहुत सारे बच्चे गांव वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, उनको ये भी पता है कि भाई धान के साथ क्या उगाया जाता है? पैडी किसको बोला जाता है? राइस और धान। भाई धान के साथ क्या उगाया जाता है? गेहूं के साथ क्या उगाया जाता है? ये याद रखना। और इसको याद रखना कि भाई गेहूं किस में आएगा और पैडी किस में आएगा। तो पैडी मीन्स धान, याद रख लेना। खराब धान, खराब मीन्स खरीफ। इससे ये एक लॉजिक है भी। खराब धान से आपको याद आ जाएगा कि जो पैडी है वो किस ग्रुप में आएगा, वो खरीफ क्रॉप्स के उसमें आएगा। अब जो धान के साथ जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स, और जो गेहूं के साथ जो फसलें उगाई जाती हैं वो किस में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी
रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में। क्लियर है? नेक्स्ट है जायद। जायद, रबी और खरीफ क्रॉप। अब देखो, जैसे आपने यहां पर उगाया वीट, यहां पर आपने उगाया पैडी। आपने वीट को हार्वेस्ट कर लिया मार्च और अप्रैल में, और आपने पैडी का जो सोइंग सीजन आता है वो मान लो जुलाई में। ठीक है, इस बीच में हमें कितना टाइम मिलता है? 2 महीने के करीब, 2 महीने के करीब हमें टाइम मिल जाता है। उस टाइम पीरियड में हम जायद क्रॉप्स को उगा सकते हैं। किसको उगा सकते हैं? जायद क्रॉप्स को उस टाइम पीरियड में हम उगा सकते हैं, जिसमें मस्कमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, खीरा, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये जायद क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो जायद क्रॉप है वो एक प्रोसेस के लिए काम है। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2-3 महीने हम इनसे फल लेते हैं, 2 महीने या 1 महीने, जितना भी टाइम बचता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2-3 महीने हम फल लेते हैं, उसके बाद इसकी जो हार्वेस्ट करते हैं हम उसको, वो जमीन में इसकी बुआई करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेंट सोयल में बढ़ जाता है और इससे सोयल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये है हमारे 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, रबी, खरीफ और जायद। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो हम देखते हैं। अब देखिए भाई, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में हम साल में 3 बार धान उगा सकते हैं। पैडी कल्टीवेशन 3 बार, 3 टाइम्स। और इनके नाम भी दिए गए हैं। फर्स्ट अंश, अमन और बोरो। अंश, अमन और बोरो, ये 3 बार हम धान की फसल वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले रीजन में हम उगा सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, यहाँ की जो जमीन है वेस्ट बंगाल उड़ीसा की, वो डेल्टाई रीजन में आता है। अब डेल्टा मीन्स दलदली जमीन है, रेत बहुत है। ठीक है, दलदली है। नदियां समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, अपने साथ जो मिट्टी, कंकड़, रेत वगैरह लेके आती है वो समुद्र के मुहाने पर छोड़ देती है। तो वो किसके लिए सुटेबल है? वो पैडी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। इसलिए वहाँ के लोग साल में 3 बार पैडी कल्टीवेशन
कर सकते हैं। उनके नाम दिए गए हैं, ये याद रखना, आंस, अमन और बोरो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स जिसमें हम राइस, वीट, मेज, कॉटन, शुगरकेन, पल्सीज, रबड़, इन सब के बारे में हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। अच्छा, अभी हमने 3 क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े, रबी, खरीफ और जायद। जो शुगरकेन जो है, शुगरकेन की जो क्रॉप है, इसको पूरा 1 साल लगता है। ठीक है, बाकी तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पककर तैयार हो जाती है। जो शुगरकेन की जो क्रॉप्स है उसको कितना टाइम लगता है? 1 साल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखो आप। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से तकरीबन हर बार आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा, आपको एक कॉलम दिया जाएगा, कॉलम दिया जाएगा इस तरीके से, इसमें आपको क्रॉप्स दे दी जाएगी। जैसे आपको दे दिया राइस, आपको दे दिया राइस, धान। इसमें आपसे पूछा जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इस क्रॉप का, या क्रॉपिंग सीजन हम बोल सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इसमें रेनफॉल कितनी रिक्वायरमेंट है, और इसमें टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है। ये सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई फसल दे देंगे, अभी ये किस सीजन में आती है, डायरेक्टली सिर्फ सीजन पूछा जाए, रबी में है, खरीफ में है या जायद में है, डायरेक्टली ये पूछा जाए। अब इसको सॉल्व करने के लिए राइस मैंने आपको बताया था, जैसे खराब धान, खराब धान से आपको डायरेक्टली आपको लिंक करेगा अभी ये किस क्रॉपिंग पैटर्न में आता है, ये आता है खरीफ क्रॉप्स में। किस में? खरीफ क्रॉप्स। अगर रेनफॉल की बात करें तो धान में हमें पानी ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसमें चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अबव। ठीक है, सीजन की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स के सीजन में आएगा। रेनफॉल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अबव, और टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से अबव। अब बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से अबव बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी पैडी कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन वहां पर होता है। वो किसकी वजह से? बेटर इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, जैसे ट्यूबवेल वगैरह, ठीक है, इनकी वजह से वहां पर धान उगाए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हरियाणा, पंजाब। हरियाणा, पंजाब। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप मैप में फिल करना पूछ लिया जाए, अभी
मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। अब आप सोचोगे कि भाई हम हरियाणा या पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे इधर तो धान होते हैं, तो हम हरियाणा को फिल कर देते हैं, लेकिन हरियाणा मेजर राइस प्रोड्यूसिंग या पंजाब मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में नहीं आता। जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, बेसिकली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और जो डेल्टाई रीजन में जो स्टेट्स पड़ते हैं वो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम वीट की बात करें, सेम क्रॉपिंग सीजन, रेनफॉल, टेम्परेचर, तो ये किस क्रॉपिंग सीजन में आएगा? अब जैसे धान तो आया खरीफ में, तो ये किस क्रॉपिंग सीजन में आएगा? रबी में। किस में आएगा? रबी सीजन में ये आएगा। दूसरी बात करें हम रेनफॉल, तो इसको चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर 75 सेंटीमीटर से बिलो रेनफॉल है, तब भी राइस कल्टीवेशन अच्छी तरीके से हो सकता है। इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादातर किसको है? पैडी को है। वीट को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पैडी के कंपेयर राइस के कंपैरिजन में काफी कम है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो सोइंग सीजन होता है उसमें विंटर सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ठंड की ज्यादा जरूरत है। और अगर हम बात करें इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन में इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन, ये हमने डिस्कस भी कर लिया है, ब्राइट सनशाइन। अगर इसका हम बात करें मेजर एरिया, तो इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये वाले रीजन, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये स्टेट्स इसमें ज्यादा आएंगे। ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया में ये स्टेट्स आएंगे। और इसमें सबसे मेन रोल प्ले किसने किया कि भाई यहाँ पर ज्यादा गेहूं प्रोडक्शन होता है? इसमें सबसे मेन रोल प्ले किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, जो कि कब हुई थी? 1966 में। इसमें हमने क्या किया था? HYV सीड्स का यूज किया था। पहले हम जो गेहूं है वो कहीं दूसरे देशों से हम मंगवाते थे। अमेरिका से एक लाल गेहूं आता था, जो वहां की सबसे लोएस्ट क्वालिटी का गेहूं हम कंज्यूम करते थे। फिर हमारा मेन मोटिव क्या बना कि भी हम सेल्फ रिलायंट बने। जो हमारे क्रॉप्स हैं, जैसे जो हम खाना खाते हैं, वो तो हम कम से कम अपने देश में प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन बढ़ाने। तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया, जिसमें HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया। अच्छा, उसके साथ फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सब हम यूज करने लगे और प्रोडक्शन बढ़ा। और प्रोडक्शन स्पेशली ये सक्सेसफुल हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और कुछ और स्टेट्स में ही हुआ। सभी स्टेटों में ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जहां पर सक्सेसफुल हुआ वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन, स्पेशली व्हीट प्रोडक्शन काफी बढ़ा। उसका रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी। क्यों? अब एक बात देखो, आप भी पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है,
अब 5 नदियां जिस रीजन से निकलती तो इरिगेशन फैसिलिटी क्या होंगी, अच्छी या खराब होंगी, अच्छी होंगी। तो जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम मैप से कंपेयर करें तो इसमें आप देखो भाई, आपको मैप में फिल करना आ सकता है कि मेजर, अब इसमें देखो सबसे पहले पेज नंबर 37 पे आपको दिया गया है, इसमें बताया गया है कि भाई मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। तो आप हमारा बड़ा जो रीजन है स्पेशली हरियाणा पंजाब, वो माइनर राइस प्रोड्यूसिंग में आते हैं। जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है वो डेल्टाई रीजन है। ये देखो आप साउथ इंडियन स्टेट्स, तो जो डेल्टाई रीजन है वो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, डेल्टाई रीजन में रेतली जमीन होती है और रेत में धान अच्छी पैदावार, दलदली जमीन भी है, वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो रेत में धान अच्छे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर क्रॉप का डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। आपने फोकस क्या रखना है, इन 4 चीजों पे। अब भाई ये क्रॉपिंग सीजन इनका क्या है, रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है और टेम्परेचर इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वीट में 50 to 75, और जैसे मैंने आप बोला 75 to 100 और 75 से बिलो, तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्रॉपिंग सीजन इसका क्या है, रबी, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इन सब का। मेज का देखो टेम्परेचर आपको दे रखा है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से पल्सिज में आपको दे रखा है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसके साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, किसका, पल्सिज का। उसके लिए भी आपको दे रखा है कि टेम्परेचर। आप वीट में देखो, आप मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया में हमारा जो नॉर्थ इंडिया है और सेंट्रल इंडिया है एमपी तक, तो ये रीजन किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में आ जाएगा। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं उसमें सबसे मेन क्या है, शुगर केन। शुगर केन मैंने आपको बता दिया कि इसको पूरा प्रॉपर इसकी फसल लेने के लिए हमें तकरीबन कितना, 1 साल चाहिए। अब इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें आपसे, तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है इसमें 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की अगर आपसे बात करें तो रेनफॉल इसमें चाहिए 75 to 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर आपसे रैंकिंग पूछा जाए कि इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया की शुगर केन प्रोडक्शन में 2nd रैंक है आफ्टर ब्राजील। अब एक क्वेश्चन आता है, वो आप देखो, अभी शुगर केन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। मोस्टली sugar cane industry, or we can say sugar mill, located in South India, located in South India। इसका क्या रीजन है? पहली बात, जो शुगर केन का प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल में ज्यादा होता है, वो ब्लैक सॉइल हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ब्लैक सॉइल में ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है। दूसरा, सुक्रोज कंटेंट भी, सुक्रोज मीन्स उसमें रस भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे मिल वहां पर लगे हुए हैं, ठीक है। और जो कॉस्ट है, अभी शुगर मिल को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम है, कहां पर, साउथ इंडिया में। दैट्स व्हाई मोस्टली शुगर मिल लोकेटेड इन साउथ इंडिया। अगर उसके बाद हम बात करें तो आपको और भी बहुत सारी क्रॉप्स का डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दे रखा है, जैसे ऑयल सीड्स, अभी ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें
मूंगफली वगैरह, सरसों, ये सब, सूरजमुखी, ये सब आप पढ़ोगे। अच्छा, बेवरेज क्रॉप, बेवरेज क्रॉप की कैटेगरी में कौन सी आएंगी? पेय पदार्थ जिसमें आएंगे, जिसमें टी, कॉफी, इनके बारे में आप पढ़ोगे। नॉन फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स जिसमें सबसे मेन है रबड़, सबसे मेन क्या है? रबड़। इसका ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रबड़ से रिलेटेड। इसका टेम्परेचर, इसमें रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है, और ये किस क्रॉपिंग सीजन में आता है। तो इसमें आप देखो भाई, इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो मैं रबड़ की बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस से अबव। अगर रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल इसमें चाहिए। ये चीजें आपने फोकस करना है अभी रेनफॉल, टेम्परेचर और क्रॉपिंग सीजन के बारे में। अगर आपसे बात करें फाइबर क्रॉप्स की, फाइबर मीन्स जिनसे धागा बनता हो, जिसमें कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब किस में आ जाएंगे? ये फाइबर क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है। मोस्टली जूट इंडस्ट्री located in Hooghly River Basin of Bengal, इसका क्या रीजन है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। तो इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले भाई, इसी रीजन में जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इट मीन्स रॉ मटेरियल ज्यादा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर है। दूसरी बात, लेबर कॉस्ट इस रीजन में क्या है? मिनिमम है। क्या है? लेबर कॉस्ट मिनिमम है, लेबर आसानी से मिल जाएगा, मिनिमम है। और वाटर अवेलेबिलिटी, जो इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी कंप्लीट बाय हुगली रिवर्स, बाय हुगली रिवर। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रिवर्स में ही डालते हैं, और जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी उसी से कंप्लीट करते हैं। और यही रीजन है अभी मोस्टली जूट इंडस्ट्री लोकेटेड इन हुगली रिवर बेसिन। दूसरा, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तीसरा, जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। भाई, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि आज बांग्लादेश है, उस रीजन में हमने बहुत बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया खोया है। ठीक है, आज हम बात करें तो जो ढाका वाला जो कैपिटल है बांग्लादेश की, तो जो ढाका वाला रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में जूट प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। भाई एक चीज आप देखो, हमारे पास 2.4% एरिया है और 17.6% पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू वर्ल्ड, यानी कि जो लैंड है उस पर प्रेशर ज्यादा है, काफी कम है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें जनसंख्या से तो वो काफी कम है। उसके बाद जनरेशन वाइज जनरेशन वो डिवाइड भी हो रही है। अब जैसे जनरेशन वाइज पहले किसी व्यक्ति के पास 8 किले जमीन थी, अब उसके 2 लड़के हैं तो वो 4-4 में डिवाइड हो जाएगी, फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगी और सो ऑन, इस तरीके से वो डिवाइड हो रही है, तो प्रेशर और इंक्रीज होगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी हमें क्या चाहिए, ज्यादा। प्रोडक्शन क्या चाहिए, ज्यादा, तभी हम अपना काम चला पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, और उन रिफॉर्म की शुरुआत हम कहां से बोलेंगे, हम बोलेंगे फास्ट 5 ईयर प्लान से। देखो हमारा देश आजाद हुआ, फिर इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950 और 1951 से 56 तक हमारी गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और इस प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी मेन फोकस क्या था, इरिगेशन, सिंचाई को बढ़ाना है। क्योंकि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर किस पे डिपेंड है, मानसून पे। अभी बारिश होगी तो फसलें अच्छी हो जाएंगी, अगर बारिश नहीं है तो फसलें भी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो इस दौरान हमने बहुत सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया, जिसमें बाखड़ा नांगल डैम और भी बहुत सारी परियोजनाएं इसमें शामिल है, ताकि इरिगेशन को बढ़ाया जा सके। फिर दूसरी बात हम करें, 1966 में हम क्या लेके आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या किया, HYV सीड्स का यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी, जिससे पैदावार बढ़ सके। फर्टिलाइजर, मैन्योर्स वगैरह, इन सब का हम यूज करने लगे। लेकिन ये सक्सेसफुल उस रीजन में हुआ जहां पर सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी। जहां पर सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी वहां पर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो HYV सीड्स आप यूज करोगे उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, हम एक स्कीम लेके आए, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट, जिसमें आपको पैसा मिल सकता है। किसके लिए, आप बीज वगैरह खरीद सकते हो, आप छोटे मोटे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उनको खरीद सकते हो, ताकि आप आसानी से खेती कर सको और अपनी प्रोडक्शन को, अपनी जमीन में सुधार कर सको और प्रोडक्शन को बढ़ा सको। अच्छा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हुए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हुए। अब उनमें हम देखेंगे, जैसे पहले क्या था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग।
अब इसका क्या मतलब है, अब मान लो एक किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उसकी ½ हेक्टेयर जमीन यहां पर है, हाफ यहां पर है, हाफ यहां पर है और हाफ यहां पर है, यानी कि इकट्ठी नहीं है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बटी हुई है। अब इससे किसान को क्या प्रॉब्लम आएगी, वो कि अपनी जमीन में सुधार नहीं कर पाएगा, ना तो वो ट्यूबवेल लगा सकता इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह के लिए, या कोई और रिफॉर्म इसमें नहीं कर सकता, कोई चेंज उसमें नहीं कर सकता। फिर हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। पहले क्या था, फ्रेगमेंटेशन, अब क्या लेके आए हम, कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो जमीन आपकी बटी हुई थी उसको एक जगह कर दिया जाए, इसको एक जगह कर दिया जाए। अब इसमें आप ट्यूबवेल भी लगा सकते हो, इसमें और भी रिफॉर्म कर सकते हो और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। क्लियर है। फिर एक समस्या थी पुराने टाइम पे, जमींदारी सिस्टम। भाई जमींदार का कंट्रोल होता था, किसानों को टैक्स पे करना पड़ता था। आप सभी ने लगान फिल्म देखी होगी जिसमें इसके बारे में काफी डिस्कशन किया गया है। तो फिर हम एक रिफॉर्म लेके एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। उसको एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उसको खत्म कर देना, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देना। ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि किसी ना किसी तरीके से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सके। एक कॉलम में आपको दिया गया है भूदान ग्रामदान। भाई एक महात्मा गांधी के फॉलोवर थे साउथ इंडिया में, विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। भाई गांधी जी की डेथ के बाद वो गांधी जी का जो मैसेज था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको गांव-गांव जाकर वो स्प्रेड आउट कर रहे थे। उन्हीं में से एक दिन गांव में एक सभा कर रहे थे, किसान ने बोला कि हम लैंडलेस है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, क्या हमको कोई जमीन भी मिल सकती है। तो उस टाइम पे विनोबा भावे कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्हीं में से एक जो बड़ा जमींदार था श्री प्रकाश रेड्डी, उन्होंने 80 एकड़ यानी कि 80 एकड़ जमीन अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो लैंडलेस थे। उसको हम क्या बोलते हैं, भूदान। उसके बाद ये प्रोग्राम बहुत सारे जगह पूरा गांव का गांव डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसको, लैंडलेस जो लेबर थे उनको, उसको हम ग्रामदान बोलते हैं। तो और भूदान और ग्रामदान को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म उस टाइम पे किए गए थे। हमारी जो गवर्नमेंट थी, बहुत सारे जो मशीन टूल्स वगैरह है उनके इन्वेंशन के लिए जो एग्रीकल्चर में यूज हो, बहुत सारी सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन आज क्या कर दिया, उस सब्सिडी को रिमूव कर दिया, सब्सिडी को कम करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, ये एक बड़े चिंता का कारण है। लेकिन चलो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाए, टाइम टू टाइम जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो प्राइस है, जो फसलों का प्राइस है वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसके कंपैरिजन
वो नहीं बढ़ रहा है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर में काम करने लगे हैं। अब एक टॉपिक आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी। इन जीडीपी, जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसको अगर रफली कैलकुलेट करें तो हम देखो 60% के करीब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 15 to 20%, ओनली 15 to 20%। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट क्या है? लो है। भाई अब एक चीज देखो भाई, एक किसान लगभग 6 महीने की मेहनत में एक फसल तैयार करता है, उसको उसमें कॉस्ट आ जाता है मान लो 15,000, और 6 महीने के बाद उसकी फसल बिकती है 25,000, यानी कि कितने बचा? 10,000। और इसको अगर आप 6 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? तो इसलिए क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आउटपुट है वो लो है, इसलिए इनका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन क्या है? लो है। ठीक है, अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लो है, आउटपुट लो है, दैट्स वाई बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब पहले क्या बोला जाता था पुराने टाइम पे? भाई उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, यानी कि जो सर्विस है उसको सबसे बिलो माना जाता था। लेकिन आज क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ऊंच नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती हो चुकी है। एग्रीकल्चर बिल्कुल लो पॉइंट में आ चुकी है। क्यों? ना तो इसमें टाइम पे स्पेशली रूरल एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई, मंडी वगैरह सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब इसका टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, आउटपुट लो है। और आज के टाइम पे सबसे सुप्रीम किसको बोला गया? सर्विस सेक्टर को। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वो किसका है? सर्विस सेक्टर का, क्योंकि इसमें आउटपुट क्या है? ज्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो रिस्क भी इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि 15,000 कॉस्ट आता है, इसका जो इनकम यहां पर तो चलो 25,000 हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये भी जाते रहते हैं, बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ये सब इसकी वजह, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन सर्विस में बहुत ही कम रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है? लो है। अगर आपसे इनके रीजन पूछे जाएं तो वो हम देखते हैं अभी। is low because lack of infrastructural investment,
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। कहाँ पर? स्पेशली रूरल एरिया में। अब रूरल एरिया में मोस्टली 75% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। हर साल जो इनपुट्स हम यूज करते हैं उनका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में प्राइस नहीं बढ़ रहा है। अगर इसका कंपैरिजन करें प्राइस से तो वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर जो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल होती जा रही है। अब लैंड होल्डिंग स्मॉल होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम ही होगी। तो ये बहुत सारे रीजन है इसके। अभी जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी कम है। ठीक है, और इनकी जगह अब पॉपुलेशन है जो कहाँ पर शिफ्ट हो रही है? वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर करंट की बात करें तो इंडिया की जो सिचुएशन है, इंडिया में आज तक भी तकरीबन 60% के लोग किससे जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर है ये टॉपिक?